अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, बात है जब हम दो टॉपिक्स को लेकर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रिवील किया गया है कि पाकिस्तान अपना एक सेपरेट एवैक्स एयरक्राफ्ट बनाएगा और इस एवैक्स एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या होगी, इसको लेकर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि इंडिया ने रिसेंटली जो पाकिस्तान का एक कार्गो रोका है और उसके बारे में ये इल्ज़ाम है कि इसमें कोई न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें थी या एक न्यूक्लियर कार्गो था, उसको लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन आया है और पाकिस्तान ने कुछ हर्जाने वगैरह के लिए पिटीशन दायर की है। तो क्या ये इंडिया हर्जाना देगा पाकिस्तान को? इन चीज़ों को लेकर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज की गई थी जिसमें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने नेस्टेप का दौरा किया था। वहां पाकिस्तान ने सबसे पहले रिवील किया कि पाकिस्तान अपना एक पैसिव रडार डेवलप कर रहा है, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड उसके बाद मुख्तलिफ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो एक सेकंड प्रोजेक्ट जो कि एवैक्स एयरक्राफ्ट का है कि पाकिस्तान एवैक्स को तैयार कर रहा है। एवैक्स बुनियादी तौर पर एयरबोर्न अर्ली रडार वार्निंग रिसीवर्स होते हैं। तो एवैक्स से मुराद यहाँ जो एवैक्स के ऊपर लगा हुआ बड़ा सा रडार होता है और जो बेसिक सेंसर सूट होता है वो मुराद है, ना कि पूरे का पूरा एयरक्राफ्ट। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ये एवैक्स के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है यानी कि ऐसा रडार होता है उसको प्रिपेयर करेगा। देन आपके पास जो बड़ा कोई एयरक्राफ्ट मौजूद है उस पर उसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। जैसे कि अगर मौजूदा एवैक्स एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास एरियाई एयरक्राफ्ट्स हैं, साब 2000 एरियाई एयरक्राफ्ट, और रिसेंटली उनके अपग्रेडेड वेरिएंट भी पाकिस्तान को मिले हैं जिन्हें एरियाई ER कहा जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के पास आई बिलीव 10 से 9 के दरमियान ऐसे एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पास ZDK-3 कराकरम ईगल भी थे और ऐसे 4 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान यूज करता था। लेकिन पाकिस्तान ने 2024 में इन्हें रिटायर कर दिया है। और रिटायर से मुराद ये नहीं कि पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट रिटायर किए हैं, जस्ट उनके ऊपर वाला रडार उसे रिटायर कर दिया गया है। और इन एयरक्राफ्ट्स में से कुछ को टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा एंड इन फ्यूचर कुछ को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में चेंज कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान उनसे बोझ हटाकर उनको एक नए रोल में लेकर आएगा और अपने एवैक्स एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। अगर मौजूदा साब 2000 एरियाई की बात की जाए तो अभी तक ये मोर देन इनफ है पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के साथ लेस हैं जो 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करता है और रियल टाइम सर्वेलेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है। बुनियादी तौर पर एक ग्राउंड बेस्ड रडार के मुकाबले में एक एवैक्स चूंकि हवा में मौजूद होता है, हवा में मोलक होने की वजह से एक वक्त में ज्यादा एरिया कवर कर सकता है एंड दूसरा आप इसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक मूव भी करवा सकते हैं। इस वजह से एवैक्स ज्यादा अहम हो जाते हैं। दूसरी सेंस इसकी ये भी बनती है कि इन फ्यूचर आपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जब ऑपरेट करना है तो उसके लिए पहली आपकी चीज ये होती है कि कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड हो। ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन आपकी जैम हो या उसमें कोई इशू है, क्योंकि सेम यही काम इंडियन एयरफोर्स के साथ हुआ था 2019 में। तो उसका नतीजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि उनके 2 जहाज पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो आपका इंडिजिनस एवैक्स जिसकी ऑब्वियसली रेंज मौजूदा एवैक्स के बराबर रखी जाएगी या इससे ज्यादा रखी जाएगी, तो वो आपकी जो एक्स्ट्रा फ्लीट होगी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एंड आपकी मौजूदा फ्लीट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की, इनको सपोर्ट करने के काम आएगा। एंड सेकंड थिंग क्या आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी। इसको बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तुर्की के हवा SOJ या सोज प्रोजेक्ट जो है उसके साथ। वो बुनियादी तौर पर तुर्की का एक जैमर प्रोजेक्ट है, जैमर एयरक्राफ्ट बनाने का, एवैक्स के लिए नहीं। हालांकि तुर्की ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो एवैक्स एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। सो हो सकता है पाकिस्तान तुर्की को ज्वाइन कर ले इस मामले में। लेकिन अगर पाकिस्तान ने यहाँ ये ऐलान किया है कि वो डेवलप खुद कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान इस एवैक्स बेस्ड रेडार सिस्टम को खुद ही डेवलप करेगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार खुद डेवलप किया है और पैसिव रडार्स पर भी काम चल रहा है। तो पाकिस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में काफी एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली आपने ये खबर सुन ली होगी कि पाकिस्तान का एक कार्गो चाइना से पाकिस्तान आ रहा था। अब इस दौरान जाहिर बात है वो इंडोनेशिया की हदूद से गुजरा, मलेशिया की हदूद से गुजरा, बांग्लादेश की हदूद से गुजरा एंड देन अल्टीमेटली वो इंडिया की हदूद से गुजरा था। उसके बाद उसने आना था पाकिस्तान। जब मुंबई की पोर्ट पर वो रुका तो इंडियन अथॉरिटीज ने उस कार्गो को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बारे में इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि इसमें कोई न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेटेड कंपोनेंट्स थे या पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड कुछ ऐसी मशीनरी और ऐसे आइटम्स थे जो कि ड्यूल यूज पर्पसेस के लिए एज वेल एज वो प्रोहिबिटेड थे। तो इंडिया ने उस पर एक्शन लेते हुए उस कार्गो को सीज कर लिया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन यहाँ आम चीज ये है कि इंडिया ने इसका कोई सबूत भी पेश नहीं किया कि जो इक्विपमेंट है उसकी या तो पिक्चर आप बताएं लोगों को कि ये पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम के बारे में है और इस चीज पर
हम डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और हम आप लोगों को अर्ज करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस सब के मामले में पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिप्लाई ये किया है कि इंडिया के ये क्लेम्स झूठे हैं, क्योंकि इंडिया ने इस बारे में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया और इसमें जो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स थी वो बुनियादी तौर पर कमर्शियल यूज के लिए थी। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इस तरह की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं, इवन दफा की इंडस्ट्री में भी यूज होती हैं, तो ये चीज आपको दुनिया के हर मुल्क में देखने को मिलेगी। जो CNC मशीन्स हैं वो बहुत कॉमन चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप दूसरे मुल्कों पर झूठे क्लेम्स करते फिरें। तो बहरहाल पाकिस्तान की कंपनी जिसका ये कार्गो पकड़ा गया है उसने एक पिटीशन भी दायर की है और इंडिया पर $209 मिलियन हर जाने का क्लेम किया है। अब अहम चीज ये है कि ये $209 मिलियन और पाकिस्तान का ये कार्गो तभी मिलेगा अगर पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को तेज करेगा। अगर जहां अच्छी चीज होती है वहां एप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जहां आपके लूप होल्स हैं उनको पॉइंट आउट करना जरूरी है। इससे पहले मार्च 2024 में भी पाकिस्तान का सेम इसी तरह कार्गो पकड़ा गया था। उस पर इंडिया ने सेम इसी तरह इल्जाम लगाया था कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है एंड देन कई महीनों बाद जाके उसे आई थिंक रिलीज किया गया था। बट कहने का मकसद ये है कि जब बगैर सबूत के इस तरह का मसला बना दिया जाता है एंड देन ये जो पिटीशन अब फायर की गई है, अगर इंडिया फ्यूचर में ये कार्गो रिलीज करता है और $209 मिलियन भी अदा करेगा तो ये इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऑलरेडी पहले भी शर्मिंदगी की बात थी क्योंकि बगैर किसी सबूत के ही न्यूक्लियर कार्गो बना दिया गया और मिसाइल और पता नहीं क्या क्या उसमें डाल दिया गया था। सेम वही काम अब किया जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी तेज करने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज अपनाएं। ये कैसे हो सकता है कि अगर आपके कार्गोज आ रहे हैं और उसे इंडिया रोक ले, कल को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिजारत होगी सेपरेट सी रूट्स पर, वो भी इंडिया के पानियों से गुजर के होगी। तो कल को अगर वो सामान इंडिया पकड़ना शुरू कर दे तो आपके पास क्या काउंटर है, क्या आपके पास बैकअप है, इस बारे में क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।